अल्लू अर्जुन को लेकर एक बड़ी खबर है कि रिहाई के बाद अपने घर पहुंच चुके हैं अल्लू अर्जुन। जी हां, अल्लू अर्जुन ने फैंस का शुक्रिया भी अदा किया है। जांच में सहयोग करूंगा ये भी उन्होंने कहा है और मैं कानून का सम्मान करता हूं। और जो हादसा हुआ वो बेहद दुखद था ये भी उन्होंने कहा है। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि अब उनको जो अंतरिम जमानत मिली है उसके बाद अपने घर पहुंचे हैं। उनके घर की तस्वीरें हैं। लगातार उन्होंने कहा है कि मैं जांच में सहयोग करूंगा। अल्लू अर्जुन ने फैंस का शुक्रिया भी किया जेल से बाहर आने के बाद और रिहाई के बाद अपने घर पहुंचे हैं अल्लू अर्जुन। अरे अल्लू अर्जुन। और देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि कैसे हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद, अंतरिम जमानत मिलने के बाद वो अपने घर पहुंचे और अपने फैंस का शुक्रिया किया, हाथ हिलाकर उनका शुक्रिया अदा किया। उसके बाद अपने घर पहुंचे और उन्होंने ये भी कहा उससे पहले कि जो हादसा हुआ वो बेहद दुखद था। मैं जांच में पूरा सहयोग करूंगा, मैं कानून का सम्मान करता हूं। To thank all my fans for their immense love and support. Thank you. I'm safe. Nothing to worry. I'm doing well. Thank you very much. And I also like to tell that I'm a law-abiding citizen. I respect the law, and I will cooperate with them, and I'll do the needful. And very importantly, I'd like to give my condolences once again to the family. It is very, very unfortunate that we went to watch a film and there was an accident. That is totally unintentional. We went to watch a movie and due to an unfortunate accident there's been a loss of a person, and we're always very sorry for whatever's genuinely happened, and it's purely out of my personal control, and I've been doing for that for the last 20 years. Last 20 years I've been going to watch my films, and I've been to that place not just only for my film, for my uncle's films. I've been there more than 30 times in my life. Never something like this has ever happened. It is purely accidental, purely unfortunate. पुष्पा 2 एक्टर अल्लू अर्जुन आज जेल से रिहा हो गए हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के बाद आज सुबह उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। आज सुबह भी जेल के बाहर उनके फैंस की भारी भीड़ नजर आई। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब दिखाई दिए तो अल्लू अर्जुन के कई करीबी भी जेल के बाहर उनके इंतजार में खड़े रहे। जमानत के मिलने के बाद अल्लू अर्जुन कार में बैठकर रवाना हो गए। इससे पहले भगदड़ में महिला की मौत मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो देखिए, ये अभी तक का डेवलपमेंट आपको दिखा रहे हैं। अपडेट है कि अल्लू अर्जुन को बेल मिल गई है, वो जेल से रिहा हो गए हैं। 4 हफ्ते की अंतरिम जमानत हाईकोर्ट की तरफ से उन्हें मिली है। 4 दिसंबर को संध्या टॉकीज के बाहर भगदड़ मची थी जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी और बताया ये जा रहा है कि अल्लू अर्जुन उस थिएटर में बिना बताए पहुंच गए थे, इसलिए फैंस के बीच भगदड़ मच गई थी। इस पूरे मामले में अल्लू अर्जुन को भी आरोपी माना गया था और अब उन्हें बेल मिली है। और अब अभिनेता अल्लू अर्जुन को जमानत मिल गई है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी पर कई सवाल अब तक बने हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर किसके इंतजाम में कमी रही है, पुलिस या फिर थिएटर के? तो सवाल ये भी है कि भगदड़ का जिम्मेदार कौन है? इन तमाम सवालों के बीच उठे सवालों की पूरी पड़ताल आपको दिखाते हैं और आपको पूरी विस्तार से बताते भी हैं। और इस पूरे मामले में संध्या थिएटर ने एक लेटर जारी किया है। इस लेटर के जरिए घटना से 2 दिन पहले पुलिस बंदोबस्त की मांग की गई थी। पुलिस को सुरक्षा के लिए दिए गए आवेदन में लिखा गया था कि पुष्पा 2 के प्रीमियर में अल्लू अर्जुन आएंगे और उनके साथ पूरी स्टार कास्ट भी आएगी। आवेदन में यह भी लिखा है कि स्क्रीनिंग में हीरो हीरोइन, वीआईपीज और फिल्म की प्रोडक्शन यूनिट आ रही है। ऐसे में भारी भीड़ होगी। इसी आधार पर पुलिस से सुरक्षा बंदोबस्त की मांग की गई थी। तो देखिए, संध्या थिएटर के मालिक ने बकायदा ये लेटर बताया है इस लेटर के बारे में कि पुलिस से हमने सुरक्षा की मांग की थी। पुलिस को ये पहले से सूचना दी गई थी कि संध्या थिएटर में जब प्रीमियर होगा तो उस दौरान अल्लू अर्जुन आ सकते हैं और फिल्म की स्टार कास्ट प्रोडक्शन टीम आ सकती है। उसके बावजूद सुरक्षा में कहीं ना कहीं कमी थी, कोताही थी। इस वजह से फैंस के बीच भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। और देखिए, हमने आपको बताया कि थिएटर ने क्या कहा, लेकिन आखिरकार इसके बाद पुलिस का क्या रिस्पॉन्स था, उनका क्या टेक है, ये भी हम आपको बता देते हैं। संध्या थिएटर के लेटर के बाद अब पुलिस ने इस मामले में अपना जवाब भी दिया है और उन्होंने अपनी सफाई पेश की है। संध्या थिएटर के लेटर पर पुलिस का जवाब में लिखा गया है कि कुछ हस्तियों और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए अनुरोध आते रहते हैं। सुरक्षा बंदोबस्त के लिए बहुत सारे अनुरोध आते हैं। सभी बंदोबस्त देना पुलिस में के सीमित संसाधनों के परे है।
जिन मामलों में भारी भीड़ की उम्मीद होती है या कुछ लोकप्रिय शख्सियतों का दौरा होता है तो आयोजक व्यक्तिगत रूप से पुलिस ऑफिस आते हैं और संबंधित कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हैं। उसी के आधार पर पुलिस बंदोबस्त करती है। ये देखिए, लगातार कहा गया पुलिस की तरफ से, पुलिस ने भी थिएटर के रिस्पांस आने के बाद अपना जवाब दिया है। पुलिस की तरफ से संध्या थिएटर के लेटर में कुछ सवाल भी उठाए गए हैं। पहला सवाल ये कि थिएटर ने सिर्फ चिट्ठी लिखने की औपचारिकता पूरी की। दूसरा ये कि थिएटर को पता था कि भारी भीड़ आएगी तो पुलिस को दोबारा सूचित क्यों नहीं किया गया। तो ये दो अहम सवाल जो हैं वो उठाए गए हैं पुलिस की ओर से भी। साथ ही अभिनेता अल्लू अर्जुन को अब अंतरिम जमानत मिल चुकी है। हालांकि इस मामले पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इससे पहले एक्स पोस्ट पर लिखा कि कांग्रेस पार्टी में क्रिएटिव इंडस्ट्री के लिए कोई सम्मान नहीं है और अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी ने इसे फिर से साबित कर दिया है कि अपने उस दोष को हटाने के लिए तेलंगाना प्रशासन इस तरह के प्रचार स्टंट कर रहा है। तेलंगाना सरकार को लगातार फिल्मी हस्तियों पर हमला करने के बजाय प्रभावित लोगों की सहायता करनी चाहिए और उस दिन इंतजाम करने वालों को दंडित करना चाहिए। और देखिए, इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि अल्लू अर्जुन मामले में कुछ सवाल लगातार उठ रहे हैं और इसमें सबसे पहला सवाल है कि थिएटर की तरफ से 2 दिन पहले पुलिस को जानकारी पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। दूसरी बड़े सवाल है कि पुलिस ने चिट्ठी रिसीव की, एसीपी ऑफिस की मोहर भी इस पर लगी हुई है, तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया। तीसरा बड़ा सवाल यह कि थिएटर की तरफ से भारी भीड़ होने की जानकारी बंदोबस्त इसके बाद क्यों नहीं किया गया। और चौथा सवाल है कि अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और अन्य स्टार के आने की पूर्व सूचना मिलने के बाद भी बंदोबस्त क्यों नहीं किए गए। तेलंगाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से क्यों नहीं लिया। और देखिए, इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नूर मोहम्मद हमारे साथ जुड़ गए। नूर मोहम्मद, अल्लू अर्जुन को तो बेल मिल गई है, लेकिन अब जो भगदड़ मची उसके कई सवाल घूम फिरकर अब पुलिस के पास सामने आकर खड़े हो जाते हैं कि पुलिस की ओर से ही इंतजाम जो है वो ठीक नहीं थे, इसलिए भगदड़ के हालात पैदा हो गए। क्योंकि थिएटर की ओर से तो कह दिया गया है कि हमने लेटर लिखा था पुलिस को, पुलिस की ओर से जो जवाब दिया गया है वो क्या काफी साबित हो रहा है या फिर आगे पुलिस भी सवालों के घेरे में घिर सकती है। इस पूरे मामले को लेकर जांच पुलिस पर भी बैठ सकती है। देखिए, लगातार हैदराबाद पुलिस के ऊपर जो सवाल उठते आ रहा था कि जिस तरह की सुरक्षा, जिस तरह का इंतजाम वहाँ पे होना चाहिए था वो नहीं हो पाया था। संध्या टैक्स के मालिक ने बाज़ाब्ता उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी थी पुलिस को कि अल्लू अर्जुन और बहुत सारे वीआईपीस यहाँ पे आने वाले हैं, उसी तरह से हमारे को यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए, उसी तरह के इंतजाम दिया जाए। बाज़ाब्ता पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जिस चिट्ठी को संध्या टैक्स ने लिखा था उस पर महर भी लगती है, उसके आखिरी वक्त में उसके बाद परमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। देखिए, अगर हकीकत में अगर संध्या टैक्स के मालिक ने अगर लेटर लिखा तो पुलिस हर बार जिस तरह से वहाँ के इंतजाम करती थी, जिस तरह का सिक्योरिटी प्रोवाइड करती थी, वो करना चाहिए था। अब बात रही संध्या टैक्स और पुलिस को लेकर, ये संध्या टैक्स और पुलिस के मालिक में झगड़ा चल रहा है। बीच में पुलिस अपने आप को बचाने के लिए और संध्या टैक्स के मालिक ने जो चिट्ठी लिखी थी उससे कहीं दूर होने के लिए इसमें अल्लू अर्जुन का नाम लाती है। अल्लू अर्जुन जिस तरह से उन्होंने कोर्ट गए थे, उनका पूरी सुनवाई करने के बाद अल्लू अर्जुन को तो बाज़ाब्ता उन्होंने बेल दे दिया है। अल्लू अर्जुन तो इस चैप्टर से बाहर हो गया और 4 हफ्तों की वो बेल में, उसके बाद वो लीगली फाइट कर लेंगे। अब रही सवाल हैदराबाद की पुलिस पर, बार बार इस सवाल को यही उठा रहे हैं कि जितने भी टैक्स के मालिक थे वही कह रहे थे कि सर आमतौर पर इस तरह का फ्री शो होता है, हम पुलिस से बाज़ाब्ता परमिशन मांगते हैं। पुलिस कहीं ना कहीं लापरवाही की है। असल पुलिस की लापरवाही अगर नहीं होती, अगर पुलिस वहाँ पर अपनी ताकत का बल का इस्तेमाल अगर नहीं करती तो उस क्या वो इंसिडेंट भी पेश नहीं आता। ये अब संध्या टैक्स के मालिक की तरफ से कहना है। संध्या टैक्स के मालिक बाज़ाब्ता एक लेटर भी बता रहे हैं कि हमने परमिशन की मांग की थी और आखिर वक्त में पुलिस ने किसी बहाने के थ्रू परमिशन कैंसिल करती है। और रही बात संध्या टैक्स के मालिक और पुलिस को लेकर, अब ये कोर्ट जाएंगे। बिल्कुल नूर, देखिए लगातार यही कहा जा रहा है नूर मोहम्मद की जब थिएटर ने चिट्ठी लिख दी गई थी एसीपी ऑफिस से, लगातार उसकी रिसीविंग हो गई थी, तो उसके बाद भी बंदोबस्त क्यों नहीं किए गए और इसी को लेकर अब पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश को लेकर है। जी हां, अब राजस्थान और यूपी के 2 ऐसे विधायकों की बात करते हैं जो अपने चेकिंग अभियान के कारण चर्चा में रहते हैं। इनका नाम है जयपुर की हवा महल सीट से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य और गाजियाबाद से बीजेपी एमएलए नंद किशोर गुर्जर। दोनों विधायकों ने एक ऐसा अभियान चलाया है कि मुस्लिम बस्तियों में लोगों के कागजों की जांच करने पहुंच गए हैं, जिसके बाद विवाद और सवाल दोनों खड़े होने लगे हैं। जयपुर की हवा महल सीट से चेकिंग के लिए विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने मुस्लिम मोहल्ले में अवरुद्धता की है, तो गाजियाबाद में बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर भी झुग्गियों में जाकर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की तलाश करते हुए दिखे। लेकिन विधायक जी के
जिस तौर तरीके पर अब सवाल उठ रहे हैं, इन खबरों के आज विस्तार से आपको दिखाएंगे और एक एक पहलू के बारे में भी आपको बताएंगे। कि जयपुर के हवा महल से विधायक आचार्य बाल मुकुंद हैं। इनका दूसरों की आईडी, आधार कार्ड जैसे पहचान पत्र चेक करने की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। ये तस्वीरें जयपुर के 4 दरवाजा इलाके की हैं। उनके साथ कुछ पुलिस वाले भी थे। इलाके में घूमते हुए उन्होंने सड़क पर बैठी महिलाओं से पूछताछ शुरू कर दी। उनसे आधार कार्ड दिखाने को कहा। जब कुछ महिलाएं डर के कारण वहां से जाने लगी तो विधायक बाल मुकुंद ने अपने साथ आए पुलिसकर्मियों को उनके पीछे दौड़ा दिया। हद ये थी कि इन पुलिस वालों की टीम में एक भी महिला पुलिसकर्मी शामिल नहीं थी। बाल मुकुंद आचार्य ने इसके बाद 4 दरवाजा इलाके में ही कुछ बुजुर्ग मुस्लिमों से भी आधार कार्ड दिखाने को कहा। विधायक ने उन सभी बुजुर्गों पर बिना सबूत बांग्लादेशी होने का आरोप भी लगा दिया। आरोप है कि उन्होंने इस दौरान बुजुर्गों से बदसलूकी भी की। हमारे संवाददाता ध्वजार्य ने इसके बाद इन लोगों की जानकारी जुटाई तो पता चला कि ये सबके पास आधार कार्ड पहले से हैं और ये सभी लोग बिहार के रहने वाले हैं। बाल मुकुंद आचार्य की दबंगई यहीं पर खत्म नहीं हुई। वो इसके बाद एक होम्योपैथी क्लिनिक में घुस गए। वहां मौजूद डॉक्टर जुनैद से बदसलूकी की। डिग्री दिखाने के बाद कहते हुए झोला छाप डॉक्टर कहकर अपमानित भी किया। आरोप ये भी है कि आधार कार्ड चेकिंग के दौरान उन्होंने इलाके के सरपंच गफूर मंसूरी से भी बदसलूकी की और अपशब्द कहकर लाठी डंडे मारते हुए जेल भिजवाने की धमकी दी। जयपुर के 4 दरवाजा इलाके में हुई इस घटना के बाद TV9 भारतवर्ष की टीम ने स्थानीय लोगों से बात की। स्थानीय लोगों ने बताया कि वो सभी लोग बिहार के रहने वाले हैं। विधायक बाल मुकुंद ने उनके आधार कार्ड चेकिंग करते हुए बदसलूकी की। 2 मिनट कई लोग के लगातार इन लोगों से बातचीत करते हुए उन्होंने कई बार बदसलूकी की। जब मेरा आधार कार्ड बिहार का है, बिहार के रहने वाले हम हैं, उसी पर बाबा आधार कार्ड दो तो निकालने में चला गए। अब बहुत दूर हम हमारा मेहमान के भी आता ही वो बोले जाए इसको भी पकड़ो, इसको भी पकड़ो। आया अपने हमारा नतनी के विदा कराने खातिर आया था। ऐसे आपसे जब बात करी तो बदतमीजी से बात कर रहे थे। वीडियो जो है हम लोग देख रहे हैं। हाँ, वो बदतमीजी से भूख पेट से बात कर रहे थे। कोई आ जाए पकड़ो, पुलिस वाला के बोल रहे हैं कि कौन तेरे को भर्ती कर दिया पुलिस में, इसको पकड़ नहीं रहा है, ऐसे बोल रहा है। कभी आधार कार्ड चेक किया था? क्या नाम है? नाम क्या आपका? नाम फातिमा देवी। कार्ड दिखाइए आपका। जो इनका जो कार्ड है, इनके पास भी कार्ड है और इनसे भी ये कार्ड पूछा गया था। आप देख सकते हैं ये भी जो है बिहार के निवासी हैं और ये आधार कार्ड है इनका। यानी कि राजधानी जयपुर में हवा महल के जो विधायक हैं वो यहाँ पहुँचते हैं, लोगों से आधार कार्ड मांगते हैं और बांग्लादेशी होने का आरोप लगाते हैं। बाल मुकुंद आचार्य जानबूझकर एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। ऐसा वो पहले भी कई बार कर चुके हैं। इससे पहले वो जयपुर की कई मटन शॉप को जबरन बंद करवाते नजर आए थे। उनका वो विवाद भी सुर्खियों में रहा था। तो अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है। बाल मुकुंद आचार्य चप्पल पहनकर एक मदरसे में घुस गए थे। इमाम बाड़े में घुसकर नमाजियों से बदतमीजी करते हुए नजर आए थे। ऐसे में सवाल यह है कि बाल मुकुंद आचार्य को आखिर एक समुदाय को बार बार टारगेट करने का लाइसेंस कहां से मिल गया है। बाल मुकुंद आचार्य का कहना है कि कार्ड दिखाने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने घुसपैठ पर भी चिंता जताई है। वहाँ पर जो स्थितियाँ देखी उससे ये अवगत हुआ कि कुछ ना कुछ झालम झोल है, न कागज़ है, न उनके पास कुछ है। एक्सपायरी डेट की पुरानी दवाइयाँ इत्यादि या डिलीवरी कराने ये सब कर रहे हैं वो, और जो भी औषधियाँ वो दे रहे हैं। कुछ एक पीसने का रख रखा था, वो दवाइयाँ पीस के भी देते हैं, पुड़िया बना के। अंग्रेजी दवाई को पीस के दे रहे हैं, तो आयुर्वेद औषध डाले तो वो है नहीं। तो कुछ ना कुछ वहाँ लगा और फिर वो डर भी गए खुद भी कि उन्होंने जो सवाल जवाब पूछे वो घबरा गए। उन्होंने कहा कि भाई मैं कोई और डॉक्टर है उससे आपको कहलवा दूंगा, ये वो जो भी है। दूसरी जगह हमें ले गए पकड़कर वहीं के लोग। वहाँ पर एक होम्योपैथिक क्लिनिक मिली। उस होम्योपैथिक क्लिनिक में कुछ इंजेक्शन्स मिले हैं जो बैन है गवर्नमेंट से। कुछ ये दर्द की दवाइयाँ मिली है, कुछ एक्सपायर डेट के सामान मिले हैं, कुछ दवाई मिली है जिसके अंदर ये बनी कब थी ये नहीं लिखा और एक्सपायर कब होगी ये भी नहीं लिखा। ये सब प्रूफ है सामने। और वहाँ पर जो भी सामान मिला है उस पर इस प्रकार से कर दिया कि पता न चले ये कब की है क्या है। फिर होम्योपैथिक क्लिनिक है तो होम्योपैथिक क्लिनिक पे कागज़ पूछे तो उन्होंने कहा कागज़ घर पे हैं। क्लिनिक वहाँ है, कागज़ घर पे हैं। पत्नी लाके देगी कागज़, तो पत्नी आई नहीं, कागज़ लेके नहीं आई।
हमारा काम भी नहीं था, हम तो अधिकारियों को बता चुके थे फ़ोन पर। फिर हमारे वहाँ कुछ साथ में मेडिकल से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने बताया कि जानवरों की दवाइयाँ भी बहुत सारी रखी है। तो जानवरों की दवाइयों की अलमारी भरी थी, कप सिरप भरी थी, और जो डिलीवरी में काम में आने वाले औषधियाँ दवाइयाँ इत्यादि वो भी वहाँ उपलब्ध थी, इंजेक्शन भी वहाँ थे। तो होम्योपैथिक क्लिनिक में इन सब का क्या काम? और होम्योपैथिक की क्लिनिक का आदमी जानवरों का भी इलाज करता है, आदमियों का भी इलाज कर रहा है, और डिलीवरी भी वहाँ करवा रहा है, बेड वगैरह भी लगे थे वहाँ पर। तो अब वो वहाँ पर वो भाई साहब हमें संतुष्ट नहीं कर पाए कि होम्योपैथिक क्लिनिक के डॉक्टर साहब क्या क्या काम करते हैं और उन्हें क्या क्या काम के कागज़ बनवा रखे हैं खुद के। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं झोला छाप डॉक्टर्स यहाँ 3-4 और हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। तो हमने आजू बाजू कईयों को और पूछा कहाँ हैं, तो जब मौके पे गए तो सारे क्लिनिक पे ताले लग चुके थे। यानी 4 से 5 क्लिनिक हमारे वहाँ पहुँचने के साथ ताले लग चुकी थी। तो हमने अधिकारियों को उसकी अवगत करा दिया, अधिकारियों को दे दी। अधिकारियों ने पाया कि वो गलत है, जाँच रिपोर्ट आई है और भी उनकी जाँच होनी बाकी। जब क्लिनिक खुलेगी वहाँ से कुछ दूरी पर पैदल हम चले, वहाँ रास्ता गाड़ी का नहीं है, पैदल का ही है। तो वहाँ पर बहुत सारी बस्तियाँ सी बसी हुई थी, तो उसमें कुछ लोग बाहर बैठे थे। हमने पूछा कहाँ के हैं आप, तो उन्होंने कहा बिहार के हैं, किसी ने कहा हम यूपी के हैं। हमने कहा कार्ड है आपके पास? तो कार्ड पूछने पर एक व्यक्ति ने सिर्फ कार्ड दिखाया अपना, जो वहाँ उस चाय के होटल पे थे, एक सज्जन यूपी के थे। बाकी के सारी महिलाएं जो बच्चे वहाँ बैठे थे वो तेज गति से भाग कैसे चले गए, जैसे पता नहीं क्या आपत आई हो। उसके लिए भी हमने पुलिस प्रशासन को कहा है कि आप लोग यहाँ आएँ और जितनी भी इस प्रकार की बस्तियां हैं इनकी जांच करें, इनके कार्ड कहाँ के बने हैं, कब के बने हैं। इस कार्ड अगर हमारे यहाँ के भी बन गए हैं तो ये कार्ड के पहले के कागज़ कहाँ के लगाए इन्होंने, ये पूरी जांच होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी है हमारी कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में बाहर का आदमी कोई घुसपैठी आके रह रहा है, कोई शिकायत हमारे पास है तो हमें उसकी जांच करने का या जांच करवाने का हमारा अधिकार है। हम लोग अधिकारियों को दे चुके हैं, तो इसलिए हमने अधिकारियों को अवगत करा दिया। अब उनका काम है आगे की काम को करना। और आप बाल मुकुंद आचार्य को सुन रहे थे, वो अपनी सफाई पेश कर रहे थे। लेकिन बाल मुकुंद आचार्य जब लोगों का आधार कार्ड चेक कर रहे थे, उस दौरान उनकी एक शख्स के साथ बहस भी हो गई। TV9 उस शख्स से बात भी की है। ये पहले एमएलए थोड़ी सनातनी, और सनातनी होने का ठगा इन्होंने थोड़ी उठाया। एमएलए और पहले भी आए, 7-7, 8-8 एमएलए आ चुके, वो सनातनी थे। कभी उन्होंने इस तरीके का अभियान नहीं चलाया, बांग्लादेशी को पकड़ो, हिंदू मुसलमान करो, मंदिर मस्जिद करो। तो हम आपके चैनल के माध्यम से पुनः प्रशासन से मांग करना चाहेंगे कि ऐसे विधायक के ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो जयपुर के हालात बद से बदतर हो जाएंगे। इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा, इसका जिम्मेदार क्षेत्रीय विधायक बाल मुकुंद आचार्य होंगे। लेकिन ये विकास की बात करते हैं मंसूरी साहब, तो यहाँ विकास कोई ज़्यादा दिख नहीं रहा है इस इलाके में। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, मैं आपसे कह रहा हूँ ये बात। तो 1 साल होने पे आ गया, आप देखिए, आप 10 दिन बाद में 1 साल हो जाएगा। 1 साल के अंदर बाल मुकुंद आचार्य ये बात कहते हैं कि मैंने मेरे कोटे से, मेरे प्रयासों से मैंने फला इलाके में कोई काम कराया, एक नहीं कराया। मेरी और कांग्रेस के पार्षदों से पूरा भेदभाव। महेश जोशी मंत्री थे हमारे, महेश जोशी ने कभी भी बीजेपी कांग्रेस के पार्षदों के अंदर पक्षपात नहीं किया। और अब गाजियाबाद की बात करेंगे। गाजियाबाद में बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर भी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की तलाश करते दिखे। उन्होंने झुग्गियों में जाकर लोगों को आधार कार्ड और दूसरे पहचान पत्र चेक किए। ऐसे में सवाल उठाते हैं कि विधायक जी को आखिर ऐसे लोगों के कागज चेक करने का अधिकार किसने दिया, ये सवाल उठता है। उन्होंने इस बीच दिल्ली सरकार पर भी घुसपैठियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। और इस पूरे मामले पर गाजियाबाद के विधायक नंद किशोर यादव का क्या कहना है, सुनिए। दिल्ली के, मैंने कहा, 2 विधायक और कांग्रेस ने पूरे दिल्ली को घुसपैठियों का केंद्र बना दिया है। दिल्ली की राजधानी में पार्लियामेंट का राष्ट्रपति भवन वहाँ है, सारे हमारे इम्पोर्टेंट हाउसेज वहाँ हैं, सब ऑफिस वहाँ इम्पोर्टेंट है। उसके चारों तरफ वहाँ 10 लाख से ज़्यादा घुसपैठिया रहता है, जिनमें आतंकवादी भी हैं। पहले पार्लियामेंट हमले के अपराधियों को लॉनी से पकड़ा गया था। और अब आपने देखा होगा यहाँ बिजली के कनेक्शन मिले हुए हैं, जिनकी कॉलोनियों में जिनके नियम से रह रहे हैं उनको कनेक्शन नहीं मिलता है। और चलिए बात कर लेते हैं संसद की, जहां सोमवार को पेश होगा एक देश एक चुनाव बिल, और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा में पेश करेंगे ये बिल। और बिल का मसौदा सदस्यों को भेज दिया गया है और एक देश एक चुनाव पर 2 बिल लाएगी सरकार। और अब एक देश एक चुनाव पर पूरा अपडेट आपको बताते हैं। एक देश एक चुनाव के लिए मोदी सरकार की पूरी तैयारी है। एक देश एक चुनाव पर केंद्र सरकार 2 बिल लाएगी। सोमवार को लोकसभा में पेश हो सकता है बिल। दोनों बिलों का मसौदा सांसदों को भेज दिया गया है। 2034 तक एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव रखा जाएगा। एक देश एक चुनाव के बिलों में 4 अनुच्छेदों में संशोधनों का प्रस्ताव होगा।
बताया जा रहा है कि 82A, 83, 172, 327 अनुच्छेदों में संशोधन होगा और ये संविधान में 129वां संशोधन होगा। केंद्र शासित प्रदेशों के कानून में बदलाव होगा, यानी कि दिल्ली और केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में भी कानून में जरूरी बदलाव किए जाएंगे। एक देश एक चुनाव, संसद में पेश होंगे 2 बिल। पहला बिल होगा द यूनियन टेरिटरीज लॉ अमेंडमेंट बिल 2024, दूसरा बिल द कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल 2024। ये 2 बिल पेश किए जाएंगे। एक देश और एक चुनाव, पहले क्या हुआ है ये आपको बताते हैं। केंद्रीय मंत्री कैबिनेट ने मंत्री बिल की मंजूरी दे दी थी। एक साथ चुनाव पर कैबिनेट की मोहर लग चुकी है। कैबिनेट ने 2 विधेयकों को मंजूरी दी है, जिसमें जेपीसी की कमेटी का गठन भी हुआ था। राजनीतिक दलों से चर्चा करेगी और इसके बाद जेपीसी कोविड कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। वहीं सरकार ने बिल का मसौदा लोकसभा सदस्यों को भेज दिया है। विधेयक में 2034 के बाद एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव है। वहीं कांग्रेस का यह कहना है कि एक देश एक चुनाव लागू करना नामुमकिन है। कांग्रेस इसे मुद्दों से ध्यान भटकाने का एजेंडा बता रही है। ऐसे में सियासत गर्मा रही है। 1 नेशन 1 इलेक्शन हो रहा है। एक राज्य में सरकार 6 महीने में गिर जाती है, अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, तो क्या 4.5 साल वो बिना सरकार के रहेंगे, बिना लोकतंत्र के रहेंगे? ये इस देश में संभव ही नहीं है। आज हमारे देश में हर 2 महीने में चुनाव, कहीं ना कहीं चुनाव आपको दिखाई पड़ता है। कहीं विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो कहीं लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो कहीं लोकल बॉडीज़ के हो रहे हैं, तो कहीं पंचायतों के हो रहे हैं। एक लंबी चुनाव की श्रृंखला है और पूरा जो है हमारा देश का चुनाव जो है वो चुनावी चक्रव्यूह में फंसा रहता है। इसलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन जहां देश के लोगों पर जो है वो चुनाव का जो बोझ है उसको कम करेगा, साथ ही साथ जो है चुनाव के प्रति विश्वास के माहौल को मजबूत करेगा। कि जनता का समर्थन है इस बात को, हर एक 4 महीना में आप लोग भी जानते हैं चुनाव मोड ही रहता है। जनता भी चाहती है कि एक बार वोट दे तो वो सरकार 5 साल काम करे और फिर चुनाव में हो। खर्चा इतना होता है, हर एक समय ये चुनाव होता है, इसलिए हम लोग पूरी तरह इसका समर्थन करते हैं। कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह ओजला और बीजेपी सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने भी इस पर क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। सरकार बिल्कुल डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रही है। सरकार का काम करने का तरीका भी एक डिक्टेटर की तरह ही है और वही तरीका सरकार अब इस पे 1 नेशन 1 इलेक्शन में लेके आ रही है। तो इसको हम रोकने के लिए सरकार को मजबूर करेंगे। हमारे नेता राहुल गांधी जी अपना पक्ष, जो देश का पक्ष है, वो संविधान में रखें। जो बीजेपी के हैं ये सिर्फ तो सिर्फ अपने आका की 1 मैन 1 PM, वो अडानी बानी उनका जो सिस्टम है उन्हीं को लागू करने के लिए सब इकट्ठे। एक देश एक चुनाव से इनके पेट में दर्द क्यों है? पहले भी तो एक साथ चुनाव हुआ करते थे, बीच में गड़बड़ शुरू हुई है। तो अगर उसको करेक्शन करने का प्रयास किया जा रहा है तो इससे देश का खर्चा बचेगा, देश का जो विकास अवरुद्ध होता है आचार संहिता लगने के कारण चुनाव में वो नहीं होगा और देश को एक साथ चुनाव लेकर के अपनी सरकार चुनने का और पूरे टर्म काम करने का अवसर मिलेगा। और वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी इस एक देश एक चुनाव पर सवाल उठाए हैं, तो बीजेपी के रवि किशन ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। ये जो मैं अचानक देख रहा हूँ यूरेका बीजेपी के कैबिनेट और साथियों में, उनसे एक आग्रह है कि अगर 500 शब्द में एक लेख लिख के, निबंध लिख के दिखा दें कि इसके क्या क्या फायदे हैं। नुकसान नहीं पूछेंगे आप, वो हम बता देंगे। फायदे क्या क्या है मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। 5 शब्द से आगे कि राजा ने सोचा है तो अच्छा ही होगा, कोई कुछ नहीं। उनकी सोच को छोड़िए, आप जनता की सोचिए। अब जनता के सोचने का समय, लाखों करोड़, कई लाख करोड़ बचेंगे, समय बचेगा। जनता प्रसन्न है, विपक्ष का छोड़िए। जनता चुनाव जिताती, जनता जिता के मोदी जी को बिठाई है। मोदी जी सिर्फ जनता की सोच रहे, विपक्ष की सोचेंगे तो बंटा धार हो जाएगा। हम लोग सब मालूम कटोरा लेके घूमेंगे।
और प्रयागराज महाकुंभ पर रेलवे की बड़ी तैयारी है। शहर में महाकुंभ के लिए 9 रेलवे स्टेशनों को खास तौर पर तैयार किया गया है। तो प्रयागराज महाकुंभ के लिए 3000 स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। कुल 13000 ट्रेन प्रयागराज महाकुंभ के लिए होंगी। करीब 2000 कैमरे निगरानी के लिए लगाए गए हैं। करीब 26,000 आरपीएफ जवान भी रेल यात्रियों की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। महाकुंभ के दौरान ज्यादा से ज्यादा ट्रेनों का संचालन हो सके, इसके लिए डबल लाइन बिछाई गई है। TV9 संवाददाता कुमार कुंदन की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कुंभ के लिए जो लोग आएंगे उसमें एक बड़ा सेक्शन झूसी से आगे का पड़ता है और इस पूरे इलाके को डबल लाइन में तब्दील किया गया है। हमारे सामने जो आपको तस्वीर दिखना जा रही है, ये पहले सिंगल लाइन हुआ करती थी, ये सिंगल लाइन से अब डबल लाइन हो गई है। तो डबल लाइन होने की वजह से यहाँ पे एक सुविधा ये हो गई है कि कम से कम ट्रेनों के आवागमन और एक तरीके से यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अब ट्रेनें आ सकती है और जा सकती है। तो जो सबसे बड़ा काम किया गया है वो ये किया गया है कि बनारस से लेकर प्रयागराज तक का जो सेक्शन है, जिस सेक्शन पे ये तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, हम एक परख करके एक ट्रेन है जो ट्रेलिंग व्हीकल है उसमें हम जा रहे हैं। और उस व्हीकल में आप देखिए ये सामने में आपको गंगा पे एक ब्रिज नज़र आ रहा होगा। ये वो ब्रिज है जो सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रिज है, ये झूसी पर का ब्रिज है। और इस ब्रिज की बात करें तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रिज है। इस ब्रिज के बनने से एक तरीके से यहाँ से लोगों के आना जाना ये काफ़ी जो है आसान हो जा रहा है। और ख़ास करके रेलवे के लिहाज से अगर हम देखें तो इस झूसी ब्रिज की बात करें तो ये झूसी ब्रिज जो है, ये गंगा का जो ब्रिज है, ये गंगा नदी आपको दिख रहा होगा। ये रेलवे पुंग संख्या 111 है। 1912 में इस पुल का निर्माण हुआ था, उसके बाद इसको रीडेवलप किया गया है और इस रीडेवलप करने के बाद से ये पुल जो है यहाँ पे बनाया गया है। और इस पुल के बनने से एक तरीके से कह सकते हैं कि रेलवे के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा जो है सहूलियत हो जा रही है। और कुमार कुंदन की आपने रिपोर्ट देखी, लेकिन महाकुंभ के दौरान भीड़ पर कंट्रोल टावर से नजर भी रखी जाएगी। तो रेलवे की तरफ से श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए खास इंतजाम भी किए गए। सुनिए रेलवे के अफसरों का क्या कहना है। एक्सपेक्ट कि लास्ट टाइम भी मैक्सिमम लोग अयोध्या गए थे, बट इस बार जैसा आपने कहा कि राम मंदिर बन गया है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जितने भी आएंगे उसमें से कम 30-40% मिनिमम जाएंगे अयोध्या की ओर। सो हम लोग रेगुलर ट्रेन सर्विसेज बिटवीन प्रयाग संगम एंड अयोध्या रखेंगे। यहाँ पे जो इनकी कैपेसिटी बनाई गई है, ये टोटल 14,000 लोग एट ए टाइम यहाँ पे रुक सकते हैं। और इसमें जो लोग आएंगे, जैसे एक यात्री आश्रय स्थल में लोग आए बैठ गए, उसके बाद से उनके लिए जिन डेस्टिनेशन के लिए वो लोग हैं वो भर जाएगा, तो उनको ट्रेन लगाकर हम उनको उस डेस्टिनेशन के लिए रवाना करेंगे। हिंदी में कोई आया, यात्री सुविधा, हमारे स्टेशन में किस प्रकार से सुविधाएं हैं, ये सारी चीज़ें इसमें डाली गई हैं। ठीक है जी, यात्री सुविधा में हमारे जैसे स्टेशन पे सारी चीज़ें हैं। ठीक है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, स्लीपिंग बोर्ड 6 नंबर पे। जी, कुंभ स्पेशल ट्रेनें, जो हमारी ट्रेनें स्पेशल चलाई जाएंगी, ये भी इसमें है। और अब बात ईरान की उस बारूदी तैयारी की करेंगे जो युद्ध का पूरा चेहरा बदल सकता है। इजरायल को जवाब देने के लिए ईरान ने बहुत बड़ी तैयारी की है। अमेरिका से मुकाबले के लिए भी ईरान ने तैयारी कर ली है। ईरान ने खुद को अभेद बनाने के लिए ऐसे नए ड्रोन का आविष्कार किया है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि खामनेई के ये पावरफुल ड्रोन अमेरिका और इजरायल के डिफेंस सिस्टम के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं, जिससे बाइडेन प्रशासन में खलबली मच गई है। न फाइटर जेट, वॉर जोन में अब ड्रोन बन गया है गेम चेंजर हथियार। ड्रोन मौजूदा समय में एक ऐसा हथियार है जो किसी भी जंग का रुख पलटने का मादा रखता है। ड्रोन एक ऐसा विध्वंसक है जो दुश्मन पर अटैक के साथ साथ जासूसी और निगरानी में भी माहिर है। दुनिया में कई फ्रंट पर जंग छिड़ी हुई है। युद्ध में पारंपरिक हथियारों की जगह ड्रोन बहुत बड़ा हथियार साबित हो रहा है। रूस और यूक्रेन पिछले करीब 3 सालों से जंग में ड्रोन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में भी इजराइल, हमास और हिजबुल्लाह की जंग में ड्रोन हमलों को सबसे ज्यादा देखा गया है। दुनिया के तमाम पावरफुल देश घातक ड्रोन बनाने और उसे खरीदने की होड़ में शामिल हैं।
लेकिन इस रेस में एक ऐसा मुल्क बहुत तेजी से ड्रोन पावर पर काम कर रहा है जिसकी पश्चिमी देशों से बिल्कुल नहीं बनती। वो देश है ईरान। जंग के बीच ईरान काफी समय से अपनी ड्रोन शक्ति को मजबूत कर रहा है। तो क्या ईरान जंग की तस्वीर को पूरी तरह से बदलने जा रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि ईरान की IRGC का दावा है कि ईरान एक बेहद घातक ड्रोन बना रहा है जो युद्ध में गेम चेंजर ड्रोन साबित होगा। जंग के मैदान में अब ईरान स्टिल्थ जेट पावर से लैस अपना एक बेहद घातक ड्रोन कहर 313 ला रहा है। इसकी झलक भी दुनिया को ईरान ने दिखा दी है। IRGC ने दावा किया है कि ईरान के इस नए ड्रोन का जंगी ट्रायल चल रहा है। यह एक कॉम्बैट स्टिल्थ जेट पावर ड्रोन है जिसका फ्लाइट टेस्ट करके ईरान ने अपने विध्वंसक इरादे जाहिर कर दिए हैं। ईरान अभी अपने नए ड्रोन के बारे में ज्यादा खुलासा नहीं कर रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि यह ड्रोन भी ईरान के शाहेद 136, अबाबील, अरश-2, फोथरोस, मिराज, मोहाजेर 10 और कमांड 22 ड्रोन की तरह ही होगा। दुनिया ने तमाम सैंक्शन लगाई ईरान के ऊपर, आइसोलेट किया हुआ, अकेला किया हुआ, लेकिन इन सब के बावजूद भी चाहे वो न्यूक्लियर फील्ड हो और ड्रोन का क्षेत्र, दोनों क्षेत्रों में वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। और दुनिया में एक तरह से मैं ये कहूँगा कि बहुत ही एक एग्जाम्पल सेट हो रहा है। बड़ी बड़ी ताकतें उनसे ड्रोन्स ले रही हैं। ईरान जिस तरह से अपनी ड्रोन शक्ति बढ़ा रहा है वो अमेरिका के लिए भी चिंता पैदा करने वाला है। उसकी वजह यह है कि न्यूयॉर्क के आसमान में कुछ ड्रोन उड़ते देखे गए थे। इनके बारे में कहा जा रहा था कि ये ईरान की तरफ से लॉन्च किए गए थे, लेकिन पेंटागन ने इससे इनकार करते हुए कहा कि ये किसी दूसरे देश के ड्रोन नहीं थे। फिलहाल अमेरिकी एजेंसियां इसकी अभी जांच कर रही हैं। पहले अमेरिका ने कई बार ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों को चेतावनी भी दी है, जो 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं। आपको याद दिला दें, 1 महीने पहले बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर ड्रोन से ही हमला किया गया था। तब यह कहा गया था कि नेतन्याहू के आवास को टारगेट बनाकर हिजबुल्लाह ने ड्रोन अटैक किया था। माना जाता है कि ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह को ईरान की तरफ से खतरनाक ड्रोन, मिसाइल और अन्य विध्वंसक हथियार मिलते रहे हैं। उन्हीं हथियारों के दम पर हिजबुल्लाह इजराइल से बारूदी टकराव ले रहा है और उस पर हमले कर रहा है। ड्रोन्स की सबसे बड़ी खासियत है कि ये कम लागत वाले और बेहद ताकतवर होते हैं। ईरानी रणनीतिकारों का सबसे बड़ा फोकस यही होता है कि कम लागत में कैसे ज्यादा से ज्यादा असर डाला जा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान महज $20,000 में ड्रोन बना लेता है, लेकिन कम लागत वाले ड्रोन का काउंटर करने के लिए मिसाइल की जरूरत पड़ती है, जो कि ड्रोन की तुलना में काफी महंगा साबित होता है। ईरान के पास ऐसे कई ड्रोन हैं जो अपनी खूबियों के चलते दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। दुनिया ने देखा है कि ईरान के शाहेद ड्रोन ने यूक्रेन जंग में काफी विध्वंस मचाया है। ईरान के पास शाहेद 136 नामक अपग्रेडेड वर्जन भी है। शाहेद 136 को सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है, जिसकी लंबाई 11 फीट है। इसमें 66 और 110 पाउंड के वजन वाले हथियार उठाने की क्षमता है और अधिकतम रेंज 1000 से 1600 मील के बीच है। शाहेद 136 ड्रोन तेज गति का ड्रोन है। यह ड्रोन दुश्मन के इलाके में मंडराता रहता है और तभी हमला करता है जब कोई टारगेट पर नजर आता है। छोटे होने की वजह से रडार इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। ईरान का इतना घातक ड्रोन जिसने कीव को दहलाया, जिसने यूक्रेन में विध्वंस मचा दिया, अब अपने ऐसे ही घातक ड्रोन को ईरान अपने कट्टर दुश्मन इजराइल के खिलाफ जंग के मैदान में इस्तेमाल करेगा। ईरान के ड्रोन इजराइल के साथ साथ अमेरिका तक के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। पहले यूक्रेन वॉर, उसके बाद गाजा युद्ध, दोनों जंग में ईरानी ड्रोन्स की पावर ने अमेरिका की भी टेंशन बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने बड़ी संख्या में हिजबुल्लाह और दूसरे मिलिशिया गुटों को अपना अबाबील 2 ड्रोन भी दे रखा है।
ईरान के प्रॉक्सी गुट इस ड्रोन का इस्तेमाल भी खूब कर रहे हैं। अबाबील 2 ड्रोन को ईरान ने अबाबील पक्षी की तरह ही तेज बनाया है। अबाबील 2 ड्रोन का वजन 27 किलोग्राम है। टेक ऑफ वजन 82 से 127 किलोग्राम है। ये 40 किलो विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। अधिकतम स्पीड 370 किलोमीटर प्रति घंटा है। कॉम्बैट रेंज भी 120 किलोमीटर से ज्यादा है। इसे विशेष रूप से निगरानी और टोही मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। अबाबील ड्रोन की तरह ही 2010 में लॉन्च किए गए करार स्ट्राइकर ड्रोन पर भी ईरान को बहुत नाज है। ईरान अपने करार ड्रोन को बड़े पैमाने पर ईरान की वायु रक्षा के हिस्से के रूप में इस्तेमाल करता है। तकनीकी विकास खास तौर पर चीन की मदद से किया है। ईरान अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल करके अपनी सामरिक रणनीति को मजबूत कर रहा है और खास तौर से इजराइल के खिलाफ अपनी डिफेंस पावर को मजबूत कर रहा है। हाल के महीनों में ईरान ने सैकड़ों ड्रोन रूस को सप्लाई किए हैं, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन में किए गए हमलों में किया जाता रहा है। इनके अलावा ईरान समर्थित गुटों ने पिछले दिनों इराक और सीरिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी ड्रोन हमले किए थे। ईरान 80 के दशक से ही घातक ड्रोन बनाने पर काम कर रहा है। दशकों से कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने रणनीतिक तौर पर खुद को ड्रोन निर्माण के क्षेत्र में एक प्रमुख ताकत के तौर पर स्थापित कर लिया है। मिडिल ईस्ट का जो माहौल है, एक तरफ इजराइल, सामने उसके हमास, हिजबुल्ला, हूथी, सीरिया, ईरान। इजराइल ने एक एक करके हमास को खत्म किया, हिजबुल्लाह को काफी हद तक न्यूट्रलाइज किया, सीरिया में तख्ता पलट हो गया, लेकिन ईरान अभी बाकी है, जो जिसको कहते हैं ऑक्टोपस का हेड, वो अभी बाकी है। और ईरान जिस प्रकार से ड्रोन की ताकत को डेवलप कर रहा है, उससे सबसे बड़ा खतरा इजराइल को रहता है। मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी के बाद से ईरान की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। उधर इजराइल भी ईरान के लिए अपने तल्ख तेवर लगातार दिखा रहा है, लेकिन ईरान जिस तरह से अपने बारूदी ड्रोन मिशन के लिए काम कर रहा है, उससे आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट में बड़ा उलटफेर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है पटना से। पटना में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ जारी है। जहां मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी अजय यादव ढेर कर दिया गया है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश मौके से फरार भी हो गए हैं। मुठभेड़ के में सब इंस्पेक्टर को गोली भी लगी है। देखिए, हम आपको बता रहे हैं पटना से एक बड़ी खबर आ रही है कि एक एनकाउंटर के दौरान एक नामी बदमाश मार दिया गया। अजय यादव इसका नाम है। बाकी 2 बदमाश बताया जा रहा है कि मौके से फरार हो गए हैं और मुठभेड़ में एक सब इंस्पेक्टर को गोली भी लगी है।